हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट 3, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। सो आज का जो लेक्चर होगा ये बेसिक्स, इस चैप्टर का बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। वो ये लेक्चर होगा वो दिस इज द बेसिक वन। सो वेलकम टू दिस चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन। हियर यू विल गेट एवरी सॉल्यूशन रिलेटेड टू फिजिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। उसके लिए आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये है, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मूविंग चार्जेस का और मैग्नेटिज्म का एक रिलेशन है। इसको पहले फर्स्ट मतलब पहले हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा है? चार्ज एट रेस्ट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हिच इफ वी ब्रिंग अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमने पढ़ा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो हमने पढ़ा है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा कि चार्ज इन मोशन, मोशन जो चार्ज जो मोशन में रहता है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या है कि बहुत पहले हेनरी ऑयस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? कि व्हेन एक वायर है, कोई भी एक तार है, ठीक है, कोई भी एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसके आसपास उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। ठीक है, एक वायर है, ये ऑब्जर्वेशन है। किसका ऑब्जर्वेशन है? ऑयस्टर का, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट का। ये पढ़ा होगा। ऑयस्टर्स ऑब्जर्वेशन। ओके, सो एक तार है, ठीक है, इस तार में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई, कोई भी करंट फ्लो कर इस डायरेक्शन में। इसके आसपास जब एक कंपास रखते हैं, कंपास मतलब मैग्नेटिक नीडल रख दिया, देन सपोज ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है, ये साउथ है, देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू व्हिच दिस मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स। इस तरह डिफ्लेक्ट होता है, इस तरह, नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस तरफ। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि ये तो मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेटिक नीडल को बिना टच किए ना, इसको कोई हिला रहा है तो इसको कौन हिला सकता है? मैग्नेटिक फील्ड हिला सकता है। मतलब क्या है कि इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज क्रिएट। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो ये नहीं हिल रहा था, बट जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया इसमें बाई सपोज एक बैटरी लगा दिया हमने, देन दिस needle shows a deflection. It means there is a magnetic field due to this current flowing through this conductor or wire. ठीक है, अब इसमें और एक चीज देखा गया कि जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसका जो डिफ्लेक्शन था ना, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ये मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो भी चेंज हो गया। पहले इस तरफ हो रहा था, अभी इस तरफ डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इसका डायरेक्शन को पता करने के लिए उन्होंने एक रूल दिया था, और उसको या फिर किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा उसको पता करने के लिए ये था एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये तो पढ़ा होगा क्लास 10 में ना, स्विमिंग रूल। इस रूल से इस डिफ्लेक्शन का पता कर लेते। तो ये हमें नहीं चाहिए इस क्लास में, हमें क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 12 में हमको ये सब इतना नहीं चाहिए। बस इतना तो हमको पता ही है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, कि करंट फ्लो करता है, देन इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हिच इफ वी प्लेस ए मैग्नेटिक नीडल नियर बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे और एक चीज देखा गया है, और एक चीज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि सेम वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है उसके पास एक चार्ज लेके आते हैं, कोई चार्ज, और लाके रख देते हैं रेस्ट में, तो ये जो चार्ज है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट डज नॉट experience any force
इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। ये चार्ज को जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने एक चार्ज लाके यहाँ पे रख दिया, इसके विसिनिटी में, पास में इसको रख दिया, तो रेस्ट में रख दिया। रेस्ट में रखने से देखा गया कि ये इसको कोई फोर्स इस पे नहीं लगता है। अब क्या था कि जब हमने पढ़ा था कि चार्ज जो किसी करंट जब रहता तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, तो जब एक अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, अगर इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेट तो है नहीं है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक चीज है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस पे फोर्स लगता, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पे रेस्ट में रखा है, फिर भी इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज नॉट क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक चीज देखा गया कि यहाँ पे वही वायर है, और चार्ज को यहाँ पे रेस्ट की बजाय इसको मोशन में रख दिया, मोशन में कर दिया, चार्ज क्यू इसको मोशन में कर दिया, मोशन विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो देखा गया कि ये चार्ज जो है ना, अब ये डिफ्लेक्ट होने लग गया, तो इसको जाना चाहिए इधर, बट इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। मतलब क्या है, इस पे फोर्स लगने लग गया। तो पहले जब चार्ज रेस्ट पे था तो उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब चार्ज जब मोशन में हो गया तब उस पे फोर्स लगने लग गया। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो क्या फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, चार्ज जब रेस्ट पे तो उस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन चार्ज जब मोशन में हो जाता है देन मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स, ठीक है। तब इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्ट करने लग जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पे फोर्स लगाने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगता है, ठीक है। इट मींस चार्ज इन मोशन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, चार्ज जब मोशन में होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, तभी उस पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वरना फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसको कोई नहीं खींचेगा। मतलब ऐसे सोच सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चीज है, मतलब वो चार्ज जब रेस्ट में रहता है उससे बोलता है छोड़ भाई, तेरे को कोई जरूरत नहीं है तुझसे, तू वहीं पे पड़ा रहे। लेकिन जैसे ही भागने लगेगा, मतलब मोशन में हो जाएगा, तो बोलेगा भाग कहाँ रहा है, इधर आ, ठीक है ना, मतलब उसको जाने नहीं देगा, या फिर उसको धक्का लगाएगा, उसको फोर्स लग जाएगा, ठीक है। सो these are the observations that are basically observed through experiments. So this is the about magnetic field. ये हमको पता चल गया कि करंट फ्लोइंग कंडक्टर है, कोई भी तार, घर पे जो भी तार फ्लो करता है ना, उसके पास जैसे तार है, कोई भी तार है घर पे, जितना वायर है ना, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास अगर मैग्नेटिक कंपास लेके जाएंगे ना तो वो डिफ्लेक्ट होगा। मतलब क्या है कि उस कोई भी तार हो, जो नॉर्मल तार हमारा होता है, बंद हो खुला हो, उसे कोई मतलब नहीं, तार है ना, तार में सिर्फ करंट फ्लो करना चाहिए तभी होगा। करंट फ्लो कर रहा है, उसके पास मैग्नेट रख दो तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। बड़ा मैग्नेट उतना पावरफुल नहीं होता है, मैग्नेटिक नीडल कंपास रखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा। सो यहां से हमने पढ़ लिया कि करंट फ्लोइंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसको समझाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे टी साइलेंट है, ये वाला टी साइलेंट है, इसलिए बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो और सेवर्ट्स ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, थ्योरी दिया, और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और एक पॉइंट है P, यहाँ पे वायर के आसपास एक पॉइंट P है। यहाँ पे इस वायर की वजह से, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको पता करने के लिए उन्होंने क्या कंसीडर किया, पूरे वायर के लिए तो नहीं निकाल सकते कि पूरे वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो पता करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको करंट इस पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ऑफ लेंथ dl, ठीक है, ऑफ लेंथ dl, इस वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस छोटे से लेंथ के लिए dl करंट, इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, इसके वजह से इसमें तो करंट फ्लो कर रहा, I फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें जो करंट एलिमेंट होगा IDL, ये IDL करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस दूर है, और इसने DL के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है, यहां पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लिया, ठीक है। क्या पता लगा, कैसे पता लगा, उनका रूल क्या है, तो इनका जो लॉ है वो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P
ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें आई फ्लो कर रहा है ना इस वायर में, तो इसमें भी तो आई फ्लो करेगा, तो आई डीएल इज द करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट की वजह से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो बन रहा है डीबी। डीबी जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई है। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू डीएल। ये एलिमेंट कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करेगा, जितना बड़ा होगा एलिमेंट, जितना बड़ा लेंथ लेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा उन्होंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जितना बढ़ता है 4 टाइम्स उतना ही मतलब स्क्वायर 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। मतलब थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और देखा उन्होंने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है ना दोनों के बीच में, इस आर और डीएल के बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा। इस सबको कंबाइन करके उन्होंने लिखा डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, और इसको लिखा उन्होंने डीबी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा दिया के आई डीएल, यहाँ पे मैं लिखता हूं ऊपर। ठीक है, ऊपर लिखता हूं तो क्या लिखा उन्होंने कि डीबी जो है वो है के आई डीएल साइन थीटा बाई r²। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन बाई expression of magnetic field or magnitude of the magnetic field at this point due to this current element given by Biot-Savart's law। ठीक है, ये K क्या है, K is proportionally constant and is given by μ0/4π। μ0/4π K जो है वो μ0/4π है। ठीक है, ये जो है CGS SI यूनिट में, ये SI यूनिट में ये K का वैल्यू μ0/4π है, और सीजीएस यूनिट में K का वैल्यू 1 है। इन सीजीएस यूनिट मतलब अगर सीजीएस यूनिट में B निकाल रहे हैं तो K जो होगा वो 1 होगा, और SI में निकाल रहे हैं तो μ0/4π होगा। ये μ0 क्या है, ये μ0 जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम भी हो सकता है, या एयर को भी फ्री स्पेस मान लेते हैं। ठीक है, और एयर। सो दिस इज μ0/4π। ये μ0 का वैल्यू कितना है 4π × 10⁻², और एक्चुअल वैल्यू कितना है इसका, μ0 का वैल्यू जो है वो μ0 का वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और ड्यू टू एक एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए, पूरे वायर के लिए नहीं। पूरे वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना है वो नहीं, ये छोटे से एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो बताने के लिए क्या कौन बताए, बायो-सेवर्ट लॉ से पता चल जाता है। ठीक है, तो पूरे वायर के लिए क्या होगा, तो हम तो पता कर सकते हैं, छोटे एलिमेंट के लिए पता चल गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, मतलब अल्टीमेटली हम इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द होल ऑफ दिस वायर, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट्स लॉ सिर्फ किसके लिए है, एक करंट एलिमेंट के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए, पूरे वायर के लिए वैलिड नहीं है। पूरे वायर की वजह से ये नहीं निकाल सकते, पूरे वायर के लिए ये नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बोल रहा है, उसके बाद तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने एक बेसिक दे दिया हमको, अब उसके बाद हम ट्राई करके और अपना मैथमेटिकल स्किल यूज करके हम बाकी सब काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, बायो-सेवर्ट्स लॉ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, कैसे पता चलेगा, बायो-सेवर्ट्स लॉ से। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो हमने तो पता कर लिया कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, देन इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर पता कर लिया यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। ओके,
नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में हम मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। हमें वो सब अभी नहीं चाहिए, तो इसका बेसिक सिर्फ यूनिट बता देता हूँ। यूनिट जो है वो टेस्ला है, टेस्ला, टेस्ला टी, या फिर इसको हम वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। और ये हो गया हमारा यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही चीज है। बाकी तो कोई भी आदमी सीख लेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन पता करना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पता करने के लिए अब हम यूज करेंगे कुछ नियम, कुछ रूल्स। क्या रूल है? दो रूल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने का, दो रूल है। एक बेसिक रूल जो है वो स्क्रू, स्क्रू रूल है। स्क्रू तो पता ही है, स्क्रू क्या होता है, स्क्रू क्या है, स्क्रू नट बोल्ट तो समझते हो ना, उसी टाइप का स्क्रू तो समझते हो। अगर बहुत लोग स्क्रू पता ही नहीं होगा, स्क्रू देखा ही नहीं होगा, या फिर स्क्रू किधर घुमाने से किधर जाता है वो पता नहीं होगा, तो ये वाला रूल मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये रूल जो है मैक्सिमम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि बहुत लोग जो है वो, तो आप लोग जो है क्या है, स्क्रू देखा ही नहीं है, स्क्रू देखा भी है तो यूज नहीं किया है, मतलब उसको स्क्रू को कभी लगाया नहीं है। किधर घुमाने से खुलेगा, किधर घुमाने से बाहर आएगा, और किधर घुमाने से अंदर जाएगा, ये किसी को नहीं पता। तो ये स्क्रू रूल जो है वो बेसिकली क्या है कि जैसे ये स्क्रू है तो हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं कि जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रू रख दिया, यहाँ पे स्क्रू रख दिया। अब अगर हम इस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ आ रहे हैं तो कैसे हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ये स्क्रू ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो जिधर जा रहा है स्क्रू वो होगा डायरेक्शन इसका, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो सी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा। सी का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, और इनवर्ड को सी विल बी इनवर्ड perpendicular to the blackboard। here it is blackboard। इस ब्लैकबोर्ड में परपेंडिकुलर, इस ब्लैकबोर्ड का परपेंडिकुलर अंदर की तरफ का, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये क्रॉस, क्रॉस देके ऐसे देना है। दिस इज द इनवर्ड। जहां भी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर, जो पेपर यूज कर रहे हो उसका परपेंडिकुलर, बोर्ड का परपेंडिकुलर इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ अगर है तो ऐसा सिंबल से समझ जाना है कि वो अंदर की तरफ है। दिस इज द सेम। ये स्क्रू रूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रू जिसने नहीं देखा उसके लिए दूसरा रूल भी लेके आ रहा हूं, वेट करो। सो अब अगर इसको ऐसे भी तो हो, अब स्क्रू को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बी से ए, मतलब इस तरफ घुमाना पड़ेगा, इस तरफ अगर घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, बाहर आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे B क्रॉस ए, तो ये भी C होगा, लेकिन इस केस में C क्या होगा, C विल बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द ब्लैकबोर्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द ब्लैक, इसका सिंबल क्या है, एक डॉट देते हैं ऐसे, ये हो गया आउटवर्ड, इस तरफ, बाहर की तरफ, ब्लैकबोर्ड से बाहर की तरफ, इधर आप लोगों की तरफ, ठीक है, इस तरफ। पहले वाला क्या था, इस वाले में क्या है, इस वाले में यहाँ पे जो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, तो ऐसे होगा सिंबल। और यहाँ पे क्या होगा, डॉट देके ऐसे सर्कल बना देना है बाहर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द स्क्रू रूल। तो ये थोड़ा समझने में मुश्किल होता है क्योंकि स्क्रू मैक्सिमम लोग क्या स्क्रू देखे नहीं है, स्क्रू देखा भी है तो यूज नहीं किया है, उसको पता ही नहीं रहता कि किधर घुमाऊंगा तो खुलेगा, किधर घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल इज, नोट कर लो इसको। सो दिस सिंबल इज सेम, ये सिंबल में नहीं, ये वाला सिंबल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, जो भी प्लेन यूज कर रहे हो उसका परपेंडिकुलर, जैसे ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो तो उसका इनवर्ड अंदर की तरफ होगा तो ऐसा साइन होगा, बाहर की तरफ अगर डायरेक्शन है तो ऐसा साइन होगा। ये सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम यूज करते हैं। ये करंट का भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट रूल क्या है? राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं और इसको हम यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कौन सा? ये वाला, ये राइट हैंड है, मेरा भी राइट हैंड है, आपका भी राइट हैंड यही है, ठीक है। थंब रूल, थंब कौन सा? ये, तो थंब भी चाहिए, रूल है। रूल क्या है समझो, ये तो थंब है ना, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। जैसे ये देखो, ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ क्या करना है? जैसे मतलब मान लो कि ये वाला वायर है, ठीक है, ये वायर है और इसमें करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। तो थंब को ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे रख दिया, थंब रूल यही बोल रहा है, ये रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जो फिंगर, बाकी जो फिंगर्स बचे ना, फिंगर्स बचे उनको ऐसे फैला लेना है, ठीक है। फैलाने के बाद उसको कर्ल करना है, इस तरह कर्ल करना है, ठीक है, कर्ल करना है। तो ये जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे ऐसे, ये थंब को ऐसे रख दिया, ठीक है, इसको घुमाना है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन यही अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या करना पड़ेगा? थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट किधर? अभी नीचे की तरफ, तो थंब को नीचे की तरफ करो, नीचे की तरफ रख दिया, ठीक है। आप इसको इन फिंगर्स को अगर कर्ल करते हैं, तो किधर होगा? इस साइड ऐसे होगा। अभी ये क्या होगा? इनका डायरेक्शन क्या हो गया? अभी चेंज हो गया। सो दिस इज द रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट करंट, मतलब किसी वायर में, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये रूल काम आएगा। क्या रूल है? फॉर नंबर 1, फॉर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट रूल को लिख के रखो। करंट क्या? स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है, स्ट्रेट वायर मतलब इस तरह का वायर है, देन तो जो थंब होगा, थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को कहां रखना है? डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखना है। तो जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे, बाकी जो ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये क्या देंगे? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये हो गया स्ट्रेट वायर के लिए। अब स्ट्रेट वायर करंट अगर स्ट्रेट वायर में नहीं फ्लो कर रहा है तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ठीक है, हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से यूज करेंगे। सो नोट डाउन दिस, फॉर स्ट्रेट वायर, समझ में आ गया आई थिंक। ये इसको कहां रखना है? करंट के डायरेक्शन में रखना है। बाकी क्या करना है? इसको ऐसे घुमाना है, ये जिधर घूम रहा है, ये जिधर ये बाकी फिंगर्स जिधर घूम रहे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना तो किधर होगा? इधर की तरफ। यहाँ पे पता करना है तो किधर होगा? इधर की तरफ। यहाँ पे पता करना है तो क्या होगा? इधर की तरफ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा? इस तरह से ड्रॉ, इस तरह से फिंगर्स के हिसाब से मैं पता कर लूंगा क्या डायरेक्शन हो सकता है, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे क्या करेंगे? हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। लेकिन सपोज करंट जो है वो स्ट्रेट वायर में फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, स्ट्रेट वायर में फ्लो नहीं कर रहा, सर्कुलर वायर में फ्लो कर रहा है, सर्कुलर। नंबर 2, फॉर सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, सर्कुलर वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो सर्कुलर वायर मतलब कि ये रहा मेरा वायर, ठीक है, ऐसा वायर है, लूप एक, और इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे? तो वो कैसे निकलेगा?
तब हमें क्या करना है कि जो कर्लिंग फिंगर्स है, अब क्या करना है इस केस में, कर्लिंग फिंगर्स मतलब थंब को छोड़ के ये सब फिंगर्स को हमें क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो थंब जिधर रहेगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिख कर रखो, कर्लिंग फिंगर्स क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन कि किधर जा रहा है करंट, ठीक है। तो थंब जो है क्या देगा, थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में क्या है कि किधर होगा, तो ऐसे है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो देखो अब क्या करना है, ये थंब को बोलो, सोचो कि थंब नहीं है तुम्हारा, कर्लिंग फिंगर्स, ये जो बाकी फिंगर्स है उनको रखो, करंट के डायरेक्शन में रखो। तो ये रख दिया करंट का डायरेक्शन, ये ना करंट का डायरेक्शन रख दिया। तो थंब किधर है, अभी थंब किधर दिखा रहा है, अंदर की तरफ दिखा रहा है। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहां पे मैं अंदर की तरफ कैसे ड्रॉ करूंगा, साइन दिखाया था, ये देना है सिंबल, ये वाला सिंबल देना है। अगर यहीं पे इस तरफ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन में चेंज कर, इस तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे, कर्लिंग फिंगर्स को क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है, ऐसे रख दिया। तो थंब अभी किधर है, थंब बाहर की तरफ है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, इस तरफ। यहाँ पे जो है वो बाहर की तरफ होगा, तो इस तरह लिख देंगे। सो दीज आर द टू सिंपल वेज, ये दो सिंपल वे, एकदम सिंपल वे है राइट हैंड थंब रूल यूज करने का टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक है क्या है, स्ट्रेट वायर के लिए फिर से बता देता हूं, स्ट्रेट वायर के लिए थंब को किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। सर्कुलर अगर वायर है, सर्कुलर लूप है, तो उसमें क्या करना है, कर्लिंग फिंगर्स को करंट की तरफ रखना है, ठीक है। तो ये दो रूल्स आप लिख लीजिए, और दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट, और दिस इज द मोस्ट क्या मतलब, मोस्ट से भी कुछ अलग अगर है तो ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि इसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा और ना ही कोई डिराइवेशन कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। असली खेल जो है इस चैप्टर में डायरेक्शन का खेल है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, मूव अहेड। रब कर देता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लो कॉपी में। सो नेक्स्ट है हमारा कि एप्लीकेशन। अब हमें किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हमने तो वायर सेवर्स लॉ में क्या पढ़ा कि करंट फ्लो करेगा किसी वायर में, तो उसके एक एलिमेंट के लिए पता चल जाएगा। लेकिन एक वायर में फ्लो कर रहा है तो उस वायर की वजह से कितना होगा। सो नाउ विल लर्न हाउ टू फाइंड करंट ड्यू टू हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर बहुत तरह का हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। सो विल स्टार्ट वन बाय वन एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन बताऊंगा, और वो जो होगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा, एप्लीकेशन पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी भी सिर्फ स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए straight wire carrying current, ठीक है। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके वजह से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा वायर, दिस इज द करंट, इस डायरेक्शन, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और ये हो गया एक पॉइंट P जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सपोज
ये वायर जो है ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा, इनफाइनाइट नहीं है बट बहुत लंबा है। सपोज इमेजिन करो कि बहुत लंबा है और उसका ये मिडिल पॉइंट है, सपोज ये मिडिल पॉइंट है, वो इस वायर का ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। और इस मिडिल पॉइंट से ये एक डिस्टेंस दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट जो हमने लिया P, ये यहाँ पे कितना दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से, तो हम तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ यूज कहाँ पे करेंगे, वी हैव टू चूज ए एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया DL, ठीक है। तो इस DL में भी करंट कितना होगा, इस DL, ये जो DL है ना, DL एक्चुअली में क्या है कि DL इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये जो DL है, DL एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ, इसका जो डायरेक्शन है ना, इस DL का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट का, तो करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो करंट का डायरेक्शन के हिसाब से बात नहीं कर सकते, तो हम DL को क्या कर दिए, करंट के डायरेक्शन में सेट कर दिया हमने। चालाकी है ये सब, ठीक है, चालाकी सॉल्यूशन के लिए एक चालाकी ये सब है। फिर DL हमने क्या यूज किया, DL इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और DL का डायरेक्शन क्या दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट दे दिया। तो हमारा जो काम हो गया, जो हमें काम चाहिए, अपना काम निकालना है, हमने अपना निकाल लिया, ठीक है। तो इस DL की वजह से, इस DL की वजह से, DL जो है वो R डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट जो DL से R डिस्टेंस दूर है, ठीक है, R डिस्टेंस दूर है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस DL की वजह से, सपोज यहां पे एंगल है ये, सपोज थीटा है, यहां पे एंगल थीटा है, ठीक है। और इस एंड से ये वाला एंगल सपोज, और इस एंड से, वायर के इस एंड से ये वाला एंगल सपोज φ2 है और ये φ1 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस a है, और ये जो एलिमेंट है वो L डिस्टेंस दूर है मिडिल पॉइंट से। इतना डायग्राम में समझ में आ गया। तो अब देखो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, सो अप्लाइंग बायो-सावर्ट्स लॉ, अप्लाइंग बायो-सावर्ट्स लॉ, हम यहाँ पे dB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा। थीटा कौन सा, थीटा ये वाला एंगल ना, हमने वहां पे सीखा था ये वाला एंगल, लेकिन ये वाला एंगल तो आपने नहीं दिया है। ये थीटा है, ये कितना है, 90 है, 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। सो यू कैन राइट दिस वन इज 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने इसका वेक्टर फॉर्म नहीं बताया, वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा, अभी वेक्टर फॉर्म नहीं बताया, मैंने लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो dB ये हो गया मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस एलिमेंट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तो जो dB है उसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हमारा टारगेट क्या है, एक्चुअली में ये थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, यहाँ पे जो थीटा आया कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो अब हम ऐसे dB, मतलब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना इसमें, तो ऐसे बहुत सारे dB भी होंगे, यहाँ पे सबको निकालना है, तभी तो टोटल वायर के लिए निकलेगा। टोटल वायर के लिए निकालना है तो ऐसा dB तो एक एलिमेंट के लिए निकल गया ना, सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होगा। तो हमें यहाँ पे चला कि क्या किया हमने कि हमने DL को इंटीग्रेट ना करके हम थीटा को इंटीग्रेट कर दें, ये वाला एंगल के रेस्पेक्ट, मतलब φ1 ऐसे बोल सकते हैं कि φ1 से φ2, ठीक है, φ1 से φ2 या φ2 से φ1 हमने कर दिया, तो हमें ये जो दो एंगल लिया है, ये दोनों एंगल के बीच में तो ये वायर है, तो हम अगर इंटीग्रेट इनको कर दे तो पूरे वायर कवर हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग DL
हम चालाकी हमने किया कि हमने थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, और थीटा का जो लिमिट है वो फाई 2 से फाई 1 है, या फिर इसको फाई 1 कर देता हूं, इसको फाई 1 लिख देता हूं, इसको फाई 2 लिख देता हूं, मतलब फाई 1 से फाई 2, ये वाला एंगल से ये वाला एंगल, पूरा ये दोनों एंगल ले लेंगे तो पूरा वायर आ जाएगा। सो ये चालाकी करेंगे तो हमारा जो काम है वो निकल जाएगा। सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी, इंटीग्रेशन डीबी, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन डीबी का क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये डीएल जो है ये तो चेंज होगा, ठीक है। तो हमें तो चाहिए कि हमें कहां से कहां करना है, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक करना है, फाई 1 से फाई 2 तक, माइनस फाई 1 से फाई 2। ये माइनस क्यों लिया, ये नीचे है, इस वाले ये इसको एक एक्सिस मान लो, तो एक्सिस का नीचे फाई 1 है तो इसको माइनस मान लिया, और ये ऊपर है प्लस मान लिया। तो माइनस फाई 1 से फाई 2 मतलब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल यहां तक इंटीग्रेट, यहां से शुरू करके यहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा खेल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या खेल है, देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, खेल शुरू करते हैं। बड़ा मजा आता है ना गेम, ये सब खेलने में, पबजी खेलने में मजा आता है। तो वैसे थोड़ा इसमें मतलब इसी ऐसा सोचोगे, ऐसा कुछ दुनिया में, ऐसा दुनिया में उतर गए हो जहाँ पे मतलब किसी को पहचानते नहीं और तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है, अब हथियार खुद बनाना पड़ेगा और दुश्मन को मारना भी पड़ेगा। तो उसी स्टाइल में भी इसको हम मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है, रहने दो, थीटा है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। हमें आर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको, इसको हटाना है। डीएल नहीं चाहिए, इसको भी हटाना है। आई तो चाहिए, आई से मतलब ही नहीं है, आई तो कांस्टेंट है, आई जो है मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो जो जो नहीं चाहिए उसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आर को हटाना है ना, आर को हटाना है। आर को कैसे हटा सकते हैं, आर को कैसे हटा सकते हैं, और डीएल को कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रॉम इसको एक नाम देते हैं ओ, इसको ए। तो ये ओ ए पी, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए पी अगर हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा लिखे, कॉस थीटा लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा है, तो बेस कौन हो गया, ए, ए बाय हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, आर, ठीक है, आर। सो यहां से आर मिल गया। सो आर इज इक्वल टू क्या है, ए बाई कॉस थीटा। ए तो कांस्टेंट है यहाँ, ये तो मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस है ना, ये तो फिक्स रहेगा, ये चेंज होगा, ये आर चेंज होगा। जब थीटा चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा। ये थीटा जितना बढ़ेगा, देख लो ना, थीटा मतलब ये थीटा जो है, इस थीटा को अगर हम बढ़ाएंगे, ये वाला थीटा जैसे यहाँ ये ले लिया, ये एंगल लिया तो आर, आर तो ये होगा, एंगल थोड़ा बड़ा कर दिया तो आर ये हो जाएगा। मतलब आर क्या होगा, थीटा के साथ चेंज होगा। तो हमने आर को क्या कर दिया, थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया। देखो तो ए बाई कॉस थीटा हो गया, ठीक है, आर मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए हमको, और क्या करना है, डीएल को भी चेंज करना है, डीएल को भी चेंज करना है। एक बार चेंज कर दिया ना तो बाकी काम खत्म, ठीक है। डीएल को चेंज करना है। तो फिर से चलो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा फिर से लेते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, एल, ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर एल, बेस कौन है, ए, एल बाई ए। सो एल इज इक्वल टू व्हाट, एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें डीएल चाहिए, एल नहीं चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, देन डीएल डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। ये डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये किसी को याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, याद करना पड़ेगा। सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टॉपिक। सो अभी डीएल मिल जाएगा, डीएल क्या होगा यहाँ पे, डीएल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मिल गया। सो डीएल भी मिल गया, आर भी मिल गया, काम हो गया तमाम। अब इसको बिठाते हैं, अब इसको नहीं चाहिए हमको, इसको हटाओ और इसको बिठा के सॉल्व करो, ठीक है। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना है, ठीक है। सो लिखते हैं इसको फिर से, बी। तो बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो
म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई ये कांस्टेंट बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां, -φ1 से φ2 तक, किसको, dl, dl को क्या लिखा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद एक cos थीटा भी है, cos थीटा भी लिखना है, ठीक है। इसको रब कर दूं, नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और चाहिए हमको r का वैल्यू, r का वैल्यू क्या है, नीचे है ना r का वैल्यू, तो r का वैल्यू क्या है, a बाई कॉस थीटा, तो a बाई कॉस थीटा लिख दिया और उसको स्क्वायर कर दिया, काम खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटीग्रेशन फ्रॉम -φ टू +φ, φ1 टू φ2, ठीक है। a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद इनटू, इसको लिख देता हूं cos थीटा, इसको लिख देता हूं d थीटा, लिख दिया, डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होगा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, दिस कैंसिल, सो जो बचा वो लिख दो, काम खत्म ना, बस इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक a बचता है, और a क्या है, मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, खींच के उसको बाहर करो, बाहर कर लिया तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू a इंटीग्रेशन फ्रॉम -φ1 टू φ2, क्या बचा, cos थीटा डी थीटा, ठीक है, हो गया। तो अभी इंटीग्रेशन cos थीटा इंटीग्रेशन करना है, लिमिट बिठाना है, काम हो गया। स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना है, ठीक है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम, ये वाला आता है, एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट फिर भी ये वाला पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं ये वाला करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में है सर्कुलर कॉइल के लिए है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन cos थीटा क्या होगा, तो बिठा दो, b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा -φ से φ1 से φ2, ये होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, हो गया काम। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, अपर लिमिट क्या है, साइन थीटा 2, तो -φ साइन φ2, φ2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, साइन -φ1, हो गया। सो अल्टीमेटली व्हाट इज दैट, रब कर देता हूं इसको, और यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, -2 होगा, माइनस तो नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, और यहाँ पे करेंगे इसको साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, वो माइनस साइन थीटा आके इसको प्लस कर देगा, तो अल्टीमेटली वी कैन राइट साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, नॉट इनफाइनाइट वायर। Now if the wire is infinite, then what will happen, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, तो इसको लिख लो, और इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका केस, स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर वायर इनफाइनाइट, इसको मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, और ब्रैकेट में है साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। अभी देखो वायर पे चलते हैं, फिर से वायर जो है उस पे चलते हैं। वायर क्या था हमारा, कि ये वायर था, केस इफ वायर इज इनफाइनाइट, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है।
बहुत बड़ा है। देन ये वायर है, ठीक है, और ये उसका मिडिल पॉइंट था, ये पॉइंट था, और ये एलिमेंट था डीएल, और यहाँ से इसने एक लाइन दिया था, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था, इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था, इसको भी हमने ऐसे ड्रॉ किया था, और ये एंगल था थीटा, ये एंगल था फाई 1, और ये एंगल था, ये वाला एंगल था फाई 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, मतलब ये पॉइंट इसके बहुत पास है, ऐसा बोल सकते हो कि किसी बहुत बड़े चीज के सामने खड़े होने से क्या है, ऊपर तक क्या दिखता है, पूरा लगता है कि एकदम परपेंडिकुलर है। ऐसा लगता है ना कि ऊपर का पूरा एकदम परपेंडिकुलर है, मतलब किसी बड़े ऐसे बिल्डिंग के सामने जब खड़े होकर देखते हैं तो क्या देखना पड़ता है, ऊपर अगर देखना है तो ऐसे एकदम पास खड़े होकर अगर देखें तो हमको क्या देखना पड़ेगा, ऊपर अगर देखना है तो हमको क्या लगेगा कि एकदम 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा। मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, मतलब फाई 1 एंड फाई 2 विल बी 90 डिग्री, ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा। मतलब अगर ये बहुत बड़ा है और यहाँ एकदम पास से खड़े होकर देख रहे हैं हम, then this wire will make an angle 90 डिग्री with the observer। तो यहाँ पे पॉइंट जो वही ऑब्जर्वर है, तो पॉइंट की वजह से वो जो एंगल होगा क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे साइन फाई 1 भी 90 हो जाएगा, फाई 2 भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 90 हो जाता है देन फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ द वायर इज इनफाइनाइट देन ओनली ना। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, और ये साइन 90 क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2, है ना। तो 1 प्लस 1, सो अल्टीमेटली विल गेट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a। यहां से 2 से 2 काट दो तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, ठीक है। सो दिस इज द magnetic field at this point due to a infinitely long wire carrying current, steady current I, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बात करूंगा एप्लीकेशन का, और लास्ट थोड़ा सा बता देता हूँ वेक्टर फॉर्म में बायो-सावर्ट्स लॉ को कैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। बाद में नेक्स्ट वीडियो हमको चाहिए होगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से भी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है, डीबी बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायो-सावर्ट्स, ये वाला एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने ये स्किप नहीं करना है, इसको भी समझा देता हूँ। बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन होगा, तो उसको विथ डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया। तो हमने क्या लिखा था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये लिखा था, ठीक है। ये जो साइन थीटा था, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, है ना। ये वायर था, ये डीएल था, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये डीएल है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है, इसने एंगल बना दिया थीटा, ये आर पॉइंट पे पी पॉइंट, ठीक। तो डीएल क्या था, एलिमेंट करंट, और आई डीएल इज द करंट एलिमेंट, और डीएल क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, इतना तो मैंने बताया था। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो म्यू नॉट, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट, क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। देखो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डीएल, ये जो थीटा है ना, डीएल और आर के बीच में ना, तो डीएल क्रॉस आर क्या है, डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, नीचे क्या है, नीचे क्या है, यहाँ पे लिखा आर क्यूब लिखा, तो एक आर ऊपर आएगा, वो आर इसको काट देगा, तो इसको देखो यहां से मैं इसको फिर से लिखता हूं, तो इसको अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां से ये वाला या फिर ये वाला से ये वाला क्यों लिखा, एक्चुअली ये वाले से ये वाला आया है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या है कि मतलब जो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाला पहले आया बाद में ये हुआ, लेकिन हमें आसानी से सीखने के लिए हम मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, रट्टा मारने में बहुत आसान है, बट एक्चुअली में ये जो एक्सप्रेशन है ना वो यहीं से आया, यहां से ये कैसे आया,
ये आया है, देखो यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म में ये नहीं लिखना है, तो यहां से वो वाला कैसे आया, आई डीएल हम लिख देंगे ना, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, तो क्या लिख सकते हैं, डीएल आर साइन थीटा, यही तो ए क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर, डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डीएल क्रॉस आर का क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, आर क्यूब है, तो ये आर इसको काट देगा 2 बार, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमें आसान लगता है सीखने में, इसलिए हम ये लिखते हैं, बट एक्चुअली में क्या है कि ये वाला जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली में यहां से आया है, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो ये हो गया, और यहां से ये बी का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल, ये डीएल का डायरेक्शन जिधर होगा, डीएल का डायरेक्शन किधर है, करंट के डायरेक्शन में, तो डीएल और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट, सो यहां से हम यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आल्सो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, पहले वाले और दूसरे वाले का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके हिसाब से हम यूजिंग स्क्रू रूल और यूजिंग राइट हैंड थंब रूल कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with this expression also. Okay, so this is the basic video for basic lecture of this chapter. Next class we will study the NCERT based और बोर्ड में जो पूछा जाता है इसका एग्जांपल सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ओके, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो नीट और जेई में भी पूछा जाता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और पेन और पेपर लेके बैठना है और जो भी बताया जाता है उसको नोट करना है, और नोट करने के बाद अगर कोई डाउट है देन यू कमेंट ऑन दिस, आई विल रिप्लाई विद द डाउट क्लियरिंग क्लास। ओके, थैंक यू।